हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 देखा था जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और आज के मॉडल पेपर में भी हम लोग जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आस्था गोस्वामी है, ठीक है ना। आप लोग जो है किसी भी एग्जाम के लिए जो कि बॉटनी का एग्जाम हो, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए, दैट मीन सीयूईटी पीजी के लिए, या फिर टीजीटी पीजीटी, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड हो, या बॉटनी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप किसी के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है ना। चिंता मत करिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन सिंपल रखे हैं मैंने, धीरे धीरे जो है और ज़्यादा लेवल हार्ड करते जाऊंगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास आज की, और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच मिनरल इज असेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड जो है मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। राइट आंसर इसका होगा पोटेशियम, ठीक है। अगर मैं केवल आंसर बताते जाऊं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम, है ना। तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है ना, काफी इंटरेस्टिंग होता है। समझिएगा, जैसे स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं। स्टोमेटा जो है लीफ के सरफेस पे होते हैं, ठीक है ना। ये लीफ है, इसके सरफेस पे जो है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर स्टोमेटा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो है दो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। और दोनों गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा ये जो स्पेस होता है, इसी को ये जो पोर होता है ना, यही जब जो है ओपन, ये पोर अगर ओपन हो गया तो हम कहेंगे स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है ना। और यही पोर जब बंद हो जाता है तो हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज हो गया। इस गार्ड सेल के जो है बाहर कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जिनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, जो इनको कवर करके रखती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, ये जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं इनके अंदर ढेर सारे पोटेशियम आयन मौजूद होते हैं। इसी वजह से सब्सिडियरी सेल्स को पोटेशियम आयन का रिजर्वायर कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल को क्लोरोप्लास्ट का रिजर्वायर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज्म की। तो समझिएगा, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ना, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। जब कभी भी इन पे लाइट पड़ेगी, जैसे दिन के समय में जब सनलाइट पड़ती है, तो ये गार्ड सेल जो है ये क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये जो है अपने अंदर ढेर सारा पोटेशियम आयन एंटर करने लगती हैं। और पोटेशियम आयन कहाँ से आता है, इसी सब्सिडियरी सेल से, ठीक है। तो ये ढेर सारे पोटेशियम आयन इस गार्ड सेल के अंदर एंटर करने लगते हैं जब लाइट पड़ती है, गार्ड सेल एक्टिवेट होती है उसके बाद। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि इस गार्ड सेल के अंदर वाटर की कमी होती जाएगी, ठीक है, पानी की कमी होती जाएगी। अब जब पानी की कमी इस गार्ड सेल में होती जाएगी तो क्या होगा, इसके बाहर, गार्ड सेल के बाहर जो वाटर मौजूद होगा, जो पानी होगा, वो क्या करेगा, वो अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, पहले पोटेशियम आयन अंदर आया, और जब पानी की कमी अंदर होने लगी इसकी वजह से, तो पानी भी अंदर आने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस से आता है तो उसको कहते हैं हम एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है ना, ये फूलने लगता है, ठीक है। पहले ये गार्ड सेल जो है सिकुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, आपस में चिपके हुए रहते हैं। जैसे जैसे पानी अंदर एंटर करते जाएगा, ये गार्ड सेल जो है फूलती जाती हैं, ठीक है ना। और जब ये पूरी तरीके से फूल जाती हैं तो इनको हम कहते हैं कि गार्ड सेल अब फुल्ली टर्जिड हो गई, ठीक है, पूरी तरीके से फूल गई, टर्जिड हो गई। तो जब ये टर्जिड हो जाती हैं, तो टर्जिड होने की वजह से इनके बीच में एक स्पेस बन जाता है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है। तब हम कहते हैं ये जो पोर क्रिएट हो जाता है, इसी को कहा जाता है कि अब स्टोमेटा जो है ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है स्टोमेटा के ओपन होने का। इसके उल्टा क्या होता है, जब कभी भी अंधेरा हो, लाइट ना हो, या फिर जब पानी की कमी होती है, ये दोनों कंडीशन में
जैसे पोटेशियम आयन उस टाइम पे अंदर आया था, तो क्या होगा, अंधेरे में पोटेशियम आयन लगता है बाहर जाने गार्ड सेल से, ठीक है ना, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेगा। अब जब ढेर सारा पोटेशियम आयन इस सेल से बाहर चला जाएगा, तो सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब ढेर सारा पानी अंदर ज्यादा हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन में, तो पानी जो है बाहर जाने लगता है, पहले पोटेशियम आयन बाहर जाता है, फिर पानी बाहर जाने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बाहर जाता है, तो ये जो गार्ड सेल अभी टर्जिड हुई थी, मतलब फूली हुई थी, वो फिर से सिकुड़ जाती है, ठीक है। जब सिकुड़ जाएगी तो ये दोनों गार्ड सेल जो है एकदम पास आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है ना, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो यही जो है सिंपल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पोटेशियम आयन जब अंदर आता है, ठीक है, तो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होने से क्या होता है, पानी भी अंदर आने लगता है, ठीक है ना। अब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल फूलने लगता है ना। अब जब गार्ड सेल फूल जाएगा तो क्या होगा, दोनों गार्ड सेल के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग कि स्टोमेटा ओपन हो गया, है ना। और जब कभी भी अंधेरा होता है या फिर पानी की कमी होती है, तो ये पोटेशियम आयन जो है बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि गार्ड सेल इनएक्टिव हो जाती है। तो पहले पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, फिर जो है पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। और पानी की खास बात ये होती है कि पानी अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये सेल से बाहर निकलने लगेगा, जिसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सेल से पानी ढेर सारा बाहर निकल जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है, विच टिश्यू गिव राइज टू लैटरल रूट्स। तो लैटरल रूट बनाने वाली जो टिश्यूज हैं उनको क्या कहते हैं, देखिएगा, लेटरल रूट जो है स्पेशली पेरीसाइकल बनाती हैं, ठीक है। जब आप रूट की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, रूट के केस में एपिडर्मिस को एपीब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस स्टेम के केस में कहते हैं, रूट के केस में इसको एक्सोडर्मिस कहा जाता है। थर्ड लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है पेरीसाइकल, ठीक है, और इसी पेरीसाइकल से लैटरल रूट बनता है। पूछा जाता है कि लैटरल रूट की ओरिजिन बताइए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, लैटरल रूट की ओरिजिन जो है एंडोजीनस होती है, ठीक है ना, एंडोजीनस। एंडोजीनस क्या होता है, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पौधे के आंतरिक भाग से बनता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर से बने तो उसको एंडोजीनस कहते हैं, ठीक है। तो लैटरल रूट पेरीसाइकल से बन रहा है और ये जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का, इसलिए ये एंडोजीनस ओरिजिन है। जबकि जब आप रूट हेयर्स की बात करते हैं, रूट हेयर्स, इससे भी पूछा जाता है कि रूट हेयर्स की ओरिजिन बताइए, तो ये ध्यान दीजिएगा ये एक्सोजीनस ओरिजिन का होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये किससे बन रहा है, एपिडर्मिस से बनता है, ठीक है ना, ये एपिडर्मिस से बनता है, जिसकी वजह से, और एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी लेयर होता है, तो इस वजह से इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजीनस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जहाँ पे जरूरत लगी एक्सप्लेन करते रहेंगे हम लोग ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो रेस्पायरेशन का मतलब होता है भोजन को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। भोजन क्या है, मेनली जो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पायरेशन में, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में जनरली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन केवल ग्लूकोज ही नहीं हो सकता है, इसकी जगह पे लिपिड और प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन वो एडवर्स कंडीशन में होते हैं, ठीक है। मेनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है। और रेस्पायरेशन जो है मेनली इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा स्टेप है ईटीएस, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स है, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होता है, ठीक है, साइटोसॉल में,
ठीक है ना। बाकी क्रेब्स साइकिल और ईटीएस जो है, अगर यूकैरियोटिक हैं ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ईटीएस भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और उसके बाद फाइनली एटीपी बनती है, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिल है जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर वहीं हम प्रोकैरियोट्स की बात कर ले कि वहां पे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस कहाँ पे होते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही साइटोसॉल में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है ना प्रोकैरियोट्स में। इस वजह से ये दोनों स्टेप जो है साइटोसॉल में चलते हैं, जबकि ईटीएस जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, सिंपली मेयोसिस होता है, ठीक है ना। मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों रिडक्शनल डिवीजन, क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये इस तरीके का डिवीजन है कि यहाँ पे पेरेंट सेल में जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर्स जो है हाफ हो जाएंगे, है ना। नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, घट जाते हैं, आधे रह जाते हैं, इसीलिए मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और गैमिट फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रह जाता है, मतलब जितना पेरेंट में क्रोमोसोम्स हैं उतने ही नंबर डॉटर सेल में भी होंगे, ठीक है। ए माइटोसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए माइटोसिस के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ए माइटोसिस जो है कुछ जो है प्रिमिटिव टाइप के टिश्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। काफी ये पुराना मेथड है सेल डिवीजन का, जो कि मेयोसिस माइटोसिस से बिल्कुल अलग होता है और काफी सिंपलेस्ट होता है, ठीक है ना। ए माइटोसिस आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में जो है रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। उसके अलावा आपको ये टैपेटम लेयर में देखने को मिल सकता है। टैपेटम, टैपेटम क्या है, एंथर की जो वॉल होती है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट्स में, उसकी जो वॉल होती है एंथर की, उसमें 4 लेयर होते हैं, और टैपेटम उसमें सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। जो कि जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन देने का ये काम करता है टैपेटम, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्ट जो है डिवाइड करके 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो अनइक्वल तरीके से जो है, मतलब कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है कि इसमें भी बराबर क्रोमोसोम गए और इसमें भी बराबर क्रोमोसोम गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किसी सेल में ज्यादा क्रोमोसोम जा सकते हैं और किसी में कम क्रोमोसोम जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो है, एमाइटोसिस की वजह से पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है, ठीक है ना, पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है। यही रीजन है कि टैपेटम में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, ठीक है ना। और पॉलीप्लॉइडी टैपेटम के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन देना होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा जो है क्रोमोसोम्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, जीन्स होंगे, जिससे उतनी ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगी और वो उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन दे पाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा डीप है बट आपको जानना चाहिए, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल जो है इंक्रीज होता जा रहा है ना। क्वेश्चन टफ ही होते जाएंगे, इजी तो पूछे नहीं जाएंगे, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा डीप में आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। और खास बात ये है माइटोसिस का कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। जबकि मेयोसिस और माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने हमने समझा ए माइटोसिस के बारे में। बाइनरी फिजन जो है, ये आपको प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है खुद को बाइनरी फिजन की मदद से अपने आप को जो है डिवाइड करके एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। और बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के साथ साथ ध्यान दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए इसको। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, इसको क्वेश्चन को थोड़ा इधर करते हैं, क्या हो रहा है। ओके okay. तो क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
तो वाटर एक सॉल्वेंट है ना, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट का मूवमेंट अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंपली ऑस्मोसिस, ठीक है ना, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस जो है ये एक स्पेशल प्रोसेस है और ये केवल और केवल वाटर का होता है, ठीक है, वाटर ही केवल ऑस्मोसिस कर सकता है और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। जबकि डिफ्यूजन जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, और डिफ्यूजन को किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे केवल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल होता है, मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा जिधर, वो उधर से जो है अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास पानी है एक ग्लास, आप जो है जमीन पर गिराइए, तो जिधर आपके पास आपके हाथ में जो है ज्यादा पानी है, तो जब आप गिराएंगे तो जिधर पानी कम है पानी उधर लुढ़कता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन है ना। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसकी जो महक जो है पूरे घर में फैल जाती है, या कुछ भी आप बनाते हैं, या फिर जब आप सेंट की बोतल खोलते हैं तो जो पूरी महक पूरे घर में फैल जाती है, वो सिंपल जो है डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आप बात करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जो कि इधर जो है केवल 4 है, और ठीक है, और ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के इस तरफ ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और फिर भी ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं इनको इस तरफ आना है, तो अब ये क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको जाने के लिए जो है किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन को पार करके इस तरफ आते हैं, तो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मास फ्लो जो होता है यहाँ पे बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप फूड का ट्रांसलोकेशन जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारा फूड जब बन जाता है लीफ में, तो एक साथ वो एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से सिंक तक जाता है। इसको मास फ्लो या बल्क फ्लो कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने सारे ऑप्शन समझ लिए। अब हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम्स फ्रूट? तो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कि फ्रूट में चेंज हो जाता है? तो यहाँ पे हम सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है जब ये डेवलप करता है, तो ओव्यूल के डेवलपमेंट के बाद बनता है सीड, ठीक है। ओवरी डेवलप करती है तो खुद को जो है फ्रूट में चेंज कर लेती है, ठीक है ना। ओवरी से बनता है फ्रूट, फ्रूट के अंदर होते हैं सीड, वो किससे बनते हैं, ओव्यूल से, ठीक है। और भी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि सीड कोट किससे बनता है? सीड कोट हमारा बनता है, सीड कोट किससे बनेगा? सीड कोट बनता है इंटेग्यूमेंट से, इंटेग्यूमेंट से। ये कहाँ पे होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं से जो है सीड कोट बनता है, ठीक है। चलिए, सेपल और पेटल्स जो होते हैं ये तो पॉलिनेशन में और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पिगमेंट एब्सॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट एनर्जी? मैक्सिमम लाइट एनर्जी कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? तो ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है और मैक्सिमम लाइट एनर्जी यही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि इसी को जो है फोटोसिंथेसिस करानी होती है ना। बाकी ये जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों पिगमेंट्स जो हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स माने जाते हैं, एसेसरी, एसेसरी, एसेसरी पिगमेंट, आई थिंक यहाँ पे सी होगा, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है ना। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। कैसे? मान लीजिए कि सनलाइट जो पड़ती है उसकी इंटेंसिटी काफी हाई है, अगर हाई इंटेंसिटी है लाइट की तो वो डायरेक्ट अगर क्लोरोफिल ए पे पड़ेगा तो क्लोरोफिल ए डिग्रेड हो जाएगा, है ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसी को बचाने के लिए हाई इंटेंसिटी से ये सारे पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल ए के चारों तरफ मौजूद होते हैं, और सबसे पहले हाई इंटेंसिटी की लाइट ये सब एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके ये एनर्जी को, सनलाइट को ट्रांसफर करते रहते हैं, और करते करते जब इंटेंसिटी इतनी हो जाती है कि वो क्लोरोफिल ए सह सके, तब ये लाइट इंटेंसिटी को जो है, लाइट को, सनलाइट को क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहते हैं।
आप अगर हायर लेवल की तैयारी करेंगे, जैसे नेट की तैयारी करेंगे, तो आप ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मैंने सोचा आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट हार्मोन डिले सेनेसेंस? सेनेसेंस क्या होता है? जैसे कि जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है कि अ, हम जो है पैदा होते हैं, बच्चे रहते हैं, है ना? जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हम यंग होते हैं, उसके बाद जो है धीरे-धीरे हमारी एज बढ़ती है, हम बूढ़े होते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है, ठीक है? उसी तरीके से पौधों में भी एक एजिंग प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं सेनेसेंस, ठीक है? तो इसी सेनेसेंस को डिले करने का जो काम होता है, वो एक हार्मोन करता है प्लांट्स में, जिसका नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है? साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा। चलिए, तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन कराता है, ठीक है ना? और जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, तो वहां पे साइटोकाइनिन का रोल कहाँ पे होता है? टिश्यू कल्चर के दौरान जब शूट बनाना होता है, ठीक है, कैलस से, तब साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है। वहीं ऑक्सिन क्या करता है? रूट बनाने का काम करता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर के दौरान। ठीक है, ऑक्सिन के और भी काम होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि एक आपको इंटरेस्टिंग सा मैं वो बताती हूँ, प्रोसेस बताती हूँ, इसका फंक्शन बताती हूँ। फोटोट्रॉपिज्म, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, ऑक्सिन कराता है फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे आपने कभी अपने खिड़की के पास में गमला रखा होगा, ठीक है, कोई पौधा लगा करके गमला रखा होगा, या फिर ऐसी जगह छाया में पौधे रखे होंगे जहाँ के दूसरी तरफ जो है सनलाइट आती होगी। मान लीजिए कि ये खिड़की है और आपने खिड़की के पास यहाँ पे जो है कोई गमला रखा, उसमें कोई पौधा लगा दिया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो पौधा है ना, उसकी ब्रांचेस जो है उस तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है, जिस तरफ से सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, जिस तरफ से सनलाइट आती है उधर पौधे की पत्तियां और पूरा का पूरा जो है स्टेम मुड़ जाता है। इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये है ऑक्सिन। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए, एथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो कि क्या करता है? फलों को पकाने में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड जो है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। लेंदी हो जाएगी क्लास, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी चीजें। नेक्स्ट है, विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है? ये है राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। न्यूक्लियस को जो है क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडीज? नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्टडी करते टाइम किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम निगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा लेग्यूम्स के रूट में। मतलब जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे कि जो दाल हो गई, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, ठीक है, तो इन सबों के, सोयाबीन हो गई, तो इनकी जो जड़ें होती है ना, जो रूट्स होते हैं, उनमें जो है छोटे छोटे से नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स। ये बैक्टीरिया ही है जो कि वो नोड्यूल्स बनाते हैं, और उसी नोड्यूल के अंदर जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्टडी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड? तो एमिनो एसिड में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये चार तो कॉमन होते हैं जो कि आपको सारे एमिनो एसिड्स में देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा दो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जहाँ पे सल्फर भी होता है। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। मेथियोनिन और सिस्टीन नाम के एमिनो एसिड्स
2 ऐसे हैं जो कि सल्फर भी रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो ये 5 ऐसे कंपोनेंट है जो कि अमीनो एसिड्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कार्बन है तो ये होता है, हाइड्रोजन भी होता है। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन, तो ये भी होता है। चौथा है फास्फोरस, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा डी। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि फास्फोरस जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद ऐड होते हैं। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, फॉस्फेट का जुड़ना। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में फास्फोरस नहीं होता। आप बताइए कि फास्फोरस किसका कंपोनेंट हो सकता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। फास्फोरस जो है न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट जो है जुड़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काफी इजी क्वेश्चन है। स्टेमन को बोला जाता है, ठीक है। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, फिलामेंट है ना, जो उसका स्टॉक होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर जो है जो स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर ही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है कार्पेल को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। कार्पेल को पिस्टिल भी कहा जाता है और कलेक्टिवली ढेर सारे कार्पेल्स को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है ना। और ढेर सारे स्टेमेंस को क्या कहते हैं कलेक्टिवली? एंड्रोशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच टिश्यू स्टोर्स फूड। फूड स्टोर करने वाला टिश्यू इसमें से कौन सा है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाता है ना। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये मजबूती देता है मोनोकॉट के स्टेम को। कोलेनकाइमा भी मजबूती देता है डाइकॉट के स्टेम को। जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा ही जो है फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो है ध्यान दीजिएगा कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि प्रोजन काइमा हो सकता है और प्रोजन काइमा हो सकता है और क्या हो सकता है, और मुझे याद नहीं आ रहा है। एरेन काइमा हो सकता है और एक वो जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोरिन काइमा कहते हैं शायद। हाँ, क्लोरिन काइमा हो सकता है, प्रोजन काइमा हो सकता है, एरेन काइमा हो सकता है, ठीक है। तो कई टाइप के जो है पेरेन काइमा हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। जो पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा है ना, ये दोनों ही टिश्यू जो है ये लिविंग होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही लिविंग होते हैं जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच मूवमेंट इज ग्रोथ डिपेंडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। तो हम लोगों ने अभी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था, है ना। ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको समझाया था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। मतलब पौधे जो है सनलाइट की तरफ मुड़ जा रहे हैं तो ये मुड़ना क्या है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है साथ में, ठीक है ना। ये मुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से सेल इलोंगेट कर रही है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है हो रही है किधर, सनलाइट की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो है डायरेक्शन लेस होता है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। इस पे जो है कोई बाहरी स्टिमुलस मिलता है तो मूवमेंट होता है। जैसे कि छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, वो एक नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। और टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक जगह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चला जा रहा है, तो इसको जो है टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ढेर सारे मेल गैमेट्स जो है आप एल्गी के केस में देखेंगे तो एक सिंगल फीमेल गैमेट यहाँ पे है और ये केमिकल रिलीज करती है और इसके रिस्पॉन्स में ढेर सारे मेल गैमेट एक जगह से जो है सिम करते हुए इसके फीमेल के पास चले आते हैं, तो ये भी एक टैक्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। पैसिव मूवमेंट जो है ये तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको पैसिव मूवमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग। तो सीडलिंग में सीड का कौन सा पार्ट है जो कि सीडलिंग में बदल जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो ही क्या होता है, डेवलप करता है और पूरा का पूरा जो है एक नया पौधा बना लेता है, ठीक है ना। एक नया पौधे में ये बदल जाता है ना, जिसको क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज पे सीडलिंग कहते हैं,
ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है पूरा पौधा कंप्लीट बनाता है या सीडलिंग बनाता है। एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। और सीड कोट जो है ये सीड के ऊपर, जो बीज के ऊपर का कवर होता है, परत होता है, उसको सीड कोट कहते हैं, जो कि इस सीड को प्रोटेक्शन देता है। कॉटिलेडॉन जो है, कॉटिलेडॉन के अंदर फूड स्टोर होता है और ये एम्ब्रियो का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉटिलेडॉन जो है इनको फर्स्ट लीफ कही जाती है, ठीक है। इनको पहली पत्ती कही जाती है, ठीक है। फर्स्ट लीफ कंसीडर किया जाता है। जब पौधा एम्ब्रियो से एक नया पौधा बन रहा होता है तो जो पहली पत्तियां होती हैं वो ये कॉटिलेडॉन्स ही होते हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी गैस यूज की जा रही है रेस्पिरेशन के दौरान। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और ये चेंज हो जाता है किसमें, वाटर में, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये रिसीव कर लेता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी ऑक्सीजन को कहा जाता है यहाँ पे रेस्पिरेशन के सेंस में, और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, मतलब उसको यूज किया जाता है। वहीं इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है, ठीक है। ये रिलीज होता है जब रेस्पिरेशन होता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जाइलम कराता है। जाइलम के जो है 4 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो इसके जो है 4 टाइप के सेल से ये मिलकर के बना होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ट्रैकिड्स हो गए और वेसल्स हो गए, ठीक है। तो मेनली जो है हायर प्लांट्स में वेसल्स के थ्रू वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जब आप लोअर प्लांट्स में, जैसे कि जो हमारा टेरिडोफाइट्स है और जिम्नोस्पर्म है, वहां पे जो वाटर का अपटेक होता है, जो मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रैकिड्स के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर सी है इसका। नेक्स्ट है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हम सभी जानते हैं कि जब धूप मिलती है हमें तो विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से ऑर्गेनिल में होता है, लाइसोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोटीन की जो है सॉर्टिंग और उसकी पैकेजिंग करके, मान लीजिए प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन का जो है मॉडिफिकेशन करते हैं और उनको वेसाइकल्स में पैक करके अगर सेल के अंदर जहां भी जरूरत होती है वहां पे ये बेचते हैं। और अगर सेल के बाहर जाना है प्रोटीन को तो वहां पर भी ये गोल्जी बॉडी का काम होता है कि वो प्रोटीन को वेसाइकल में पैक करे और उनको सेल के बाहर या सेल के अंदर जहां भी जरूरत हो वहां भेजे। तो ये काम होता है गोल्जी बॉडी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर एटीपी फॉर्मेशन। तो सिंपल है क्वेश्चन। एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो सबसे असेंशियल एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये एटीपी का एक पार्ट है ना। एडीपी के साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया तो बन गया एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर लॉस को, मतलब पानी का जो है वेस्टेज होने से कौन बचाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्यूटिकल, ठीक है ना। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल जो है बना होता है वैक्सी सबस्टेंस से। वैक्स क्या होते हैं, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है ना। जिसको क्या कहते हैं, क्यूटीन। क्यूटिकल बना होता है क्यूटीन नाम के सबस्टेंस से। ये जो है वैक्सी सबस्टेंस है, ठीक है। फैटी एसिड से बना होता है क्यूटीन, जिसकी वजह से वाटर जो है इसके आर पार नहीं जा पाते। तो ये क्यूटिकल ध्यान दीजिएगा, ये लीफ पे भी हो सकता है, ये लीफ पर भी हो सकता है और स्टेम्स पे भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फ्यूजन के लिए, मतलब ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है दोनों का फ्यूजन होता है और फाइनली जो है क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बाइनरी फ्यूजन जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है आपको, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी बाइनरी फ्यूजन से सेल डिवाइड करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर किस ऑर्गेनेल को कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस को क्यों कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि पूरे सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कैसे करता है, न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि डीएनए मौजूद होता है, ठीक है ना, और ये डीएनए के पास जीन्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसी जीन्स की वजह से डीएनए जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर। विच प्रोसेस फॉर्म्स ग्लूकोज इन प्लांट। तो प्लांट्स में ग्लूकोज किस प्रोसेस से बनता है, तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में जो है दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन, है ना, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं, एटीपी, NADPH, उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये तीन चीजें लाइट रिएक्शन में होती हैं, और डार्क रिएक्शन में इन्हीं चीजों सॉरी इनका एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करके जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से राइट आंसर होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है टूट जाता है। ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन में तो वाटर का लॉस होता है पौधों से, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है ना, फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक कंडीशन में चलता है। चलिए नेक्स्ट है, विच टिश्यू इज डेड एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे मतलब मेच्योर होने के बाद कौन सा टिश्यू है जो डेड हो जाता है, तो यहाँ पे पैरेंकाइमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लिविंग होता है ना, कोलेनकाइमा भी जो है लिविंग होता है। ठीक है, और कैम्बियम जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ऑल्सो ये भी हमारा लिविंग है। ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमा जो है राइट आंसर होगा। स्क्लेरेनकाइमा जो है मेच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, इस पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे होता है, स्क्लेरेनकाइमा जो है पाया जाता है डाइकॉट के स्टेम में, डाइकॉट के स्टेम में होता है, नहीं नहीं, मोनोकॉट के स्टेम में होता है। ठीक है, मोनोकॉट के मोनोकॉट के स्टेम में पाया जाता है, और ये मोनोकॉट के स्टेम को मजबूती देता है। ठीक है ना, चलिए, और कोलेनकाइमा जो है डाइकॉट के स्टेम में होता है। ठीक है, डाइकॉट के स्टेम में पाया जाता है, और ये डाइकॉट स्टेम को स्ट्रेंथ जो है मजबूती देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच प्लांट स्टोर फूड इन रूट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी किस किस पौधे की रूट जो है फूड स्टोर करती है। तो पोटैटो जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, स्टेम ट्यूबर्स जो होते हैं उनको पोटैटो कहते हैं, आलू। और जो है हमारा जिंजर, ये राइजोम है। राइजोम क्या होते हैं, राइजोम जो है स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है। अनियन, अनियन जो है ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है, लीफ का। कैसे, अनियन जो हम खाते हैं ना, प्याज जो हम खाते हैं, मान लीजिए कि ये मैंने कैसे बनाऊं प्याज, मान लीजिए इस तरीके का मैंने प्याज बना दिया। ठीक है ना, इस तरीके का प्याज बन गया। ठीक है ना, तो जो हम खाते हैं हिस्सा, एक्चुअली में वो कोई स्टेम वगैरह नहीं होता है। जो हम खाते हैं प्याज वो एक लीफ है, लीफ ही मॉडिफाई हो जाती है जो है स्केली स्ट्रक्चर में, और उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है जिसको हम खाते हैं। प्याज और लहसुन दोनों का खाने वाला जो हिस्सा होता है वो लीफ होता है। ठीक है, इसकी स्टेम जो होती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना जो काफी हार्ड होता है, जिसको हम लोग काट के निकाल देते हैं, यही होता है इसका स्टेम। ठीक है, और नीचे जो है फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो एक ऑप्शन हमारा बचता है कैरट, दैट मीन्स गाजर, इसके रूट में जो है फूड स्टोर होता है। जो गाजर हम खाते हैं ये टैप रूट जो है होती है इसकी। ओके, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स लाइट एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा भाग है जो कि लाइट एनर्जी को जो है ट्रैप करने का काम करता है, तो सिंपल है, थैलोक्वाइड जो होते हैं। ठीक है ना, थैलोक्वाइड जो है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थैलोक्वाइड और ग्रेना में अंतर समझिएगा।
जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है, और दूसरे जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो एक सिंगल क्वाइन वाला, ये जो एक सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं थाइलेक्वाइड, ठीक है, थाइलेक्वाइड कहा जाता है। और कलेक्टिवली ये पूरे जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है ग्रेना, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ आया होगा ग्रेना और थैलेक्वाइड में अंतर, ठीक है ना। कलेक्टिवली ये सारे क्वाइंस को एक साथ ग्रेना कहते हैं, और इसके एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। और इसी थैलेक्वाइड पे ही जो है, थैलेक्वाइड में ही अंदर क्वांटासोम्स होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और यहीं पे जो है एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, लाइट एनर्जी को, और फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच हार्मोन प्रोमोट स्टेम इलोंगेशन। अब पिछले मॉडल पेपर में हम लोगों ने देखा था सेल इलोंगेशन के बारे में, ठीक है ना। सेल इलोंगेशन कौन कराता है, ऑक्सीन कराता है। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेम इलोंगेशन, है ना। स्टेम को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, वो चाहिए होता है हमारा जिब्रेलिक एसिड या फिर जिबरलिन्स, ठीक है ना। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, ऑक्सीन से रूट फॉर्मेशन किया जा सकता है, फोटोट्रोपिज्म कराता है, सेल इलोंगेशन कराता है। एब्सिसिक एसिड जो है, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसको। और क्या ये, और क्या कर सकता है ये जो है सीड की डॉर्मेंसी को फेवर करता है, मतलब अगर डॉर्मेंसी, ठीक है, अगर सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है जर्मिनेशन के लिए, तो एब्सिसिक एसिड उसको क्या करता है, जर्मिनेट होने से रोकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काफी अच्छा काम करता है। और जब पानी की कमी होती है तो उस दौरान ये स्टोमेटा को क्लोज भी कराता है, तो ये काफी अच्छा हार्मोन है, ठीक है। लोग इसको विलन समझते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑर्गेनिल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड की सिंथेसिस करने के लिए जो ऑर्गेनिल होता है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो अटैच्ड राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उनसे राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जितने हिस्से पे राइबोसोम जो है, इधर का जो हिस्सा होता है, इस पे राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, इसी को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड स्टोर स्टार्च। तो स्टार्च के स्टोरेज के लिए जो प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। थोड़ा सा प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन देखें। प्लास्टिड जो है कई तरीके का होता है, जैसे कि एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है, इसके अंदर ढेर सारे जो है पिगमेंट्स होते हैं, और इसी क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से आपको पत्तियों में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। फ्लावर्स के जो कलर होते हैं, जो फूल अलग अलग रंग के होते हैं, इसी क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रूट्स का कलर होता है, फल जो अलग अलग रंग के होते हैं, वो भी इसी क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड मेनली तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल का स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज करता है, अब ये कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि अगर ये लिपिड का स्टोरेज करे, तो इसको हम कहते हैं एलायोप्लास्ट, एलायो एलायोप्लास्ट, ठीक है। अगर ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, तो इसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करे, तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जो स्टोर होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और स्टार्च जो होता है, ये दो टाइप से, मतलब इसमें जो है ये दो तरीके से बना होता है, मतलब इसमें स्टार्च जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है एमाइलोज, एमाइलोज
एमाइलोज, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ओके, तो एमाइलोज जो है अनब्रांच्ड होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। तो एमाइलोप्लास्ट इसी एमाइलोज की वजह से ही इसका नाम रखा गया है, ठीक है। एलियोप्लास्ट में लिपिड या फैट का स्टोरेज होता है। एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होगा, और ये आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच प्रोसेस रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं सेल के अंदर? रेस्पिरेशन आप जान चुके हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है फूड को तोड़ करके, है ना। एक्सक्रीशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन। तो एक्सक्रीशन जो है ये राइट आंसर होगा। एक्सक्रीशन होता है सेल के अंदर, जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को जो है सेल के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच पार्ट प्रोटेक्ट सीड? तो बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये सीड है, इसके ऊपर जो है जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं सीड कोट, ठीक है ना। ये सीड कोट जो है यही प्रोटेक्ट करता है सीड को। सीड कोट किससे बना होता है? सीड कोट बनता है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। इंटेग्यूमेंट कहाँ होते हैं? ओव्यूल के ऊपर होते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनिल फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे जरूरत होती है इनकी? सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स ही होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को जो है, दो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करके क्या करते हैं? अपोजिट पोल पे ले जाते हैं, ठीक है। इस अपोजिट पोल पे ले जाने का काम स्पिंडल फाइबर्स ही करते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? ये बनते हैं सेंट्रोजोम से। सेंट्रोजोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है? सेंट्रोजोम के होते हैं अंदर सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स कितने होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं, और यही सेंट्रियोल्स जो है यही क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, ठीक है। चलिए, सेंट्रियोल का और भी काम है। एक तो ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, उसके अलावा जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, एक तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, उसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला के दौरान भी सेंट्रोसोम ही काम करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन यही करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच मिनरल इज पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा आयरन, है ना, हम सब जानते हैं। चलिए, विच लेयर ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर? वाटर की सॉरी, रूट की कौन सी लेयर है जो पानी का एब्जॉर्प्शन करती है? तो सिंपल है, एपिडर्मिस करता है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस जो है यहीं पे रूट हेयर्स बनते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स बनते हैं, और ये रूट हेयर्स के बारे में एक बात जानिएगा कि ऑलवेज ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर, ठीक है। रूट हेयर्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि स्टेम पे जो हेयर्स होते हैं उनको ट्राइकोम कहा जाता है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। रूट यूनिसेलुलर और ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है? रेस्पिरेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैसे? जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, 6 कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है या बनता है, और ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट है विच प्लांट पार्ट परफॉर्म ट्रांसपिरेशन? सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन करने के लिए पौधे का कौन सा पार्ट जो है रोल प्ले करता है? तो सिंपल है, लीफ करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लीफ में ही स्टोमेटा मौजूद होती हैं, और स्टोमेटा जो है ये गैसियस एक्सचेंज भी कराते हैं, और साथ ही ट्रांसपिरेशन भी कराते हैं, जिसमें पानी का जो है लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, कुछ हद तक जो है काफी कम अमाउंट में 5 से 10% तक स्टेम से भी होता है ट्रांसपिरेशन। अगर ये डाइकॉट की स्टेम है तो यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिसेल्स। ये कब बनते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। तो लेंटिसेल्स की मदद से भी जो है ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन केवल 5 से 10% तक हो सकता है। मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीफ से होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है विच टिश्यू गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन डाइकॉट स्टेम? पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि डाइकॉट स्टेम में जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है मजबूती देने का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा करता है, ठीक है, कोलेनकाइमा।
वहीं अगर मोनोकॉट स्टेम में पूछा जाता कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, तब आप करते स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, है ना। स्क्लेरन काइमा कैसा होता है, ये डेड होता है। वहीं कोलन काइमा और पेरेन काइमा कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गार्ड सेल है, पैलिसेड सेल है, रूट सेल है और वेसल्स है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पैलिसेड सेल्स। क्यों? क्योंकि पैलिसेड सेल्स जो है ये लीफ में पाई जाती हैं, ठीक है। लीफ के जो अपर अपर सरफेस होता है वहां पे जो है ढेर सारी पैलिसेड जो है पैलिसेड पेरेन्काइमा जो है पाई जाती हैं और इनमें ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्राइमरली जो है फोटोसिंथेसिस पैलिसेड पेरेन्काइमा से होता है, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट ये मेन जो है फोटोसिंथेसिस का जो है सोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, कार्बन भी होता है, सल्फर नहीं होता है, ठीक है। फास्फोरस तो होता ही है, फास्फोरस की वजह से ही तो न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना। तो सल्फर यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा। सल्फर किसका पार्ट होता है, ये एमिनो एसिड का पार्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मदर एंड फिटस इन प्लांट्स स्पेशली इन सीड। तो मदर और फिटस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, फ्यूनिकुलस करता है। कैसे? जब आप जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, तो ओव्यूल की जो स्टॉक होती है, ओव्यूल की जो स्टॉक होती है इसी को फ्यूनिकुलस कहा जाता है, फ्यूनिकुलस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इधर होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो इस प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम यही फ्यूनिकुलस करता है, जो कि ओव्यूल का स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूनिकुलस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच हार्मोन प्रोमोट लीफ फॉल। तो लीफ फॉल या जो है फ्रूट्स के गिरने का जो रीजन होता है या पत्तियों के गिरने का जो रीजन होता है, वो होता है हमारा कौन, स्पेशली तो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड की वजह से पत्तियां गिर जाती हैं, फल गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एब्सिसिक एसिड नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है एथाइलिन के साथ जाएंगे। एथाइलिन क्या है, ये फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, ठीक है, फलों को पकाता है और ये जो है पत्तियों को भी गिरा सकता है, ठीक है। फलों को भी गिरा सकता है, पत्तियों को भी गिरा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिल पैकेज प्रोटीन। तो प्रोटीन की पैकेजिंग में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लाइसोसोम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा प्रोटीन सॉरी प्रोटीन की पैकेजिंग की, वो हो जाएगा हमारा गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के जाती है और यहाँ पे जो है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है थोड़ा बहुत, और बाकी का बचा हुआ मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस करता है और फिर ये जो है प्रोटीन को पैक करता है, ठीक है, वेसाइकल के फॉर्म में। और वेसाइकल के अंदर ढेर सारे प्रोटीन्स को ये पैक करके जहाँ पे भी जरूरत होती है सेल के अंदर या बाहर, वो भेजता है। तो राइट आंसर होगा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इंक्रीजेस क्रोमोसोम नंबर। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे क्रोमोसोम नंबर को बढ़ाया जा सकता है, मेयोसिस ये नहीं होगा, क्योंकि मेयोसिस जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर तो घट जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। माइटोसिस जो है, माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है जितना मदर सेल में रहता है उतना ही डॉटर सेल में जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कोई क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा इसका पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में जो है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विच प्लांट इज जीरोफिटिक, जीरोफाइट, ठीक है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स जो हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कि ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, है ना, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे पौधे ग्रो करते हैं और ये वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं एडवर्स कंडीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोटस, राइस, कैक्टस और हाइड्रिला, ठीक है। लोटस जो है एक्वेटिक प्लांट है, ये तो पानी में ही पाया जाता है। हाइड्रिला भी एक्वेटिक प्लांट है,
राइस जो है इसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कैक्टस होगा, नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, ठीक है। ये एक जीरोफिटिक प्लांट है जो कि क्या करता है, अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर स्टोर वाटर इन कैक्टस। लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया। कैक्टस जो है नागफनी अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे? तो नागफनी जो होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसपे ढेर सारे कांटे होते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे कांटे होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की होती है जिसको आप लोग पत्ती समझते हैं, एक्चुअली में ये स्टेम होता है, ठीक है ना। जीरोफाइट्स जो होते हैं वो अपने अंदर जो है कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी स्टेम जो है क्लोरोफिल कंटेन करने लगती है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीफ जैसे हो जाते हैं। जबकि उनकी पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। पत्ती जो है वो कांटों में बदल जाती है और जो स्टेम होते हैं वो पत्ती जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, ठीक है। और यही जो इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है नागफनी की, इसी के अंदर ये वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, एटीपी इज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग। फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी कब बनती है? डार्क रिएक्शन में नहीं बनती है। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का ही एक प्रोसेस है, इसमें भी नहीं होगा। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन के दौरान एटीपी बनती तो है, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। तो यस, लाइट रिएक्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं, पहले भी बताया जा चुका है, एटीपी, एनएडीपीएच, NADPH और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो एटीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट है, माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब आप एंथर के अंदर देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें होता है क्या, मेयोसिस, ठीक है, मेयोसिस होती है। मेयोसिस के बाद क्या होता है, चार सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मेयोसिस होगा तो ये जो चार हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं इन्हीं को कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में अंतर बताइएगा आप लोग, आपको पता है तो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, जब मेयोसिस होता है तो जो चार सेल्स बनी है हैप्लॉइड, इनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है माइटोसिस करती हैं, इनमें होता है माइटोसिस, ठीक है। ये जो है दो से तीन बार नहीं, एक या दो बार जो है माइटोसिस करती हैं। जैसे एक सेल है, इसने माइटोसिस किया तो इससे दो सेल बनी, ठीक है। और एक बार और माइटोसिस हुआ तो तीन सेल बन गई, ठीक है ना। तीन सेल कैसे बनी, आप कहेंगे चार सेल बनेंगी, है ना। तो ऐसा होता है कि पहले ये जो माइक्रोस्पोर है ये एक बार माइटोसिस करता है तो इससे दो सेल बनती हैं, ठीक है। एक को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, दूसरे को जेनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगेन एक बार और माइटोसिस होगा, लेकिन केवल इस जेनरेटिव सेल में होता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, वेजिटेटिव सेल ऐसे ही रह जाता है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो माइटोसिस के बाद केवल तीन सेल बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाता है। तो जब ये तीन सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, माइक्रोस्पोर में जब दो बार डिवीजन हो जाता है और ये तीन सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है, तब इसको कहने लग जाते हैं हम पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। इसी को पॉलन ग्रेन या फिर इसी को मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है मेल गैमेटोफाइट कौन है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। तो मेल गैमेटोफाइट इसी पॉलन ग्रेन को ही कहते हैं और ये बनता है माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होने से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच लेयर ऑफ लीफ डज फोटोसिंथेसिस मोस्ट। अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस पत्तियों में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, स्पंजी मेसोफिल या फिर वेन्स में। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पैलिसेड मेसोफिल जो होता है ये लीफ का अपर सरफेस होता है, ठीक है। लीफ के अपर सरफेस पे जो है ऊपर की तरफ जो है पैलिसेड,
इधर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं और नीचे की तरफ जो है स्पंजी मेसोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो सनलाइट पड़ती है वो डायरेक्ट यहाँ पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पे पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। सो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम के ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आपको अगर क्रैश कोर्स देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में खोल करके जो है क्रैश कोर्स नाम से या फिर वन लाइनर के नाम से होगा, आप लोग जो है सारे यूनिट के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।